सेल्फ संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे हम लोग एक दूसरे से फैमिलियर हो सकें। बताएं। सर मेरा ग्रेजुएशन 2013 में सोशियोलॉजी से हुआ है। जोर से बोलिएगा थोड़ा। सर मेरा ग्रेजुएशन 2013 में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हुआ है और 2017 में मैंने पीजी किया है सोशियोलॉजी से और बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है। और सर मेरी हॉबी पेंटिंग है, विशेषकर एक्रेलिक पेंटिंग, फोटोरिज्म और मिथिला पेंटिंग। पढ़ाई कर रही हैं या और भी कुछ कर रही हैं अभी? नहीं सर, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हैं। तो एलएसडब्ल्यू क्यों रखा आपने? समाजशास्त्र बहुत बच्चे रखते हैं, अच्छा अंक भी आता है, तो ये रखने का कारण? सर इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि एलएसडब्ल्यू सोशियोलॉजी से काफ़ी बिल्कुल उसी का पार्ट है, क्योंकि हम जब समाज में पढ़ते हैं तो श्रम और जो श्रमिक हैं उनकी समस्याओं को भी पढ़ते हैं, तो मुझे ये विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और दूसरा कारण है सर कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी थी, तो इस विषय का सोर्स मेरे पास अच्छे से अवेलेबल हो गया था, तो मुझे लगा कि इसमें मैं अपना अच्छा कर पाऊँगी। ठीक है, आप ये हमें बताएं कि सोशियोलॉजी भी आपने पढ़ा है ना, एलएसडब्ल्यू भी पढ़ा, तो हमारे दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। अब इस दोनों को अगर हम देखें हैं तो उसका कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आप यूज़ कीजिएगा, तो संक्षिप्त में 4-5 लाइन बताइए। सर इसका अगर मैं इसका यूज करूं तो काफ़ी बेहतर तरीके से मैं कर पाऊंगी। पहला कि जो समस्याएं हैं उसके बारे में मैंने पहले से ही पढ़ के रखा है, और अगर मुझे उस क्षेत्र में काम करना हो तो मैं आसानी से उस क्षेत्र की समस्याओं को समझ करके उसके लिए जो बेहतर कार्य होगा वो मैं कर पाऊंगी। दूसरा सर, क्योंकि इस एलएसडब्ल्यू में बहुत सारे कानून जो श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं उसकी जानकारी मिल जाती है, तो उसके इम्प्लीमेंट के लिए मुझे मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मैं उसे अच्छे से कर पाऊँगी। और अगर जो भी योजनाएँ बनानी हो तो उसके लिए भी मैं बेहतर कार्य कर पाऊँगी। एलएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म बताइए क्या? सर लेबर एंड सोशल वेलफेयर। हिंदी में क्या कहते हैं? सर श्रम एवं समाज कल्याण। अच्छा, भारत सरकार के अंतर्गत कौन से मंत्रालय देखती है इसको? सर भारत सरकार के अंतर्गत सर श्रम एवं संसाधन विभाग। सर नहीं, हम लोग चर्चा करेंगे। अभी कौन है मंत्री? सर गंगवार जी हैं, अच्छा, श्रीमान गंगवार जी। ठीक है। क्योंकि आपका एलएसडब्ल्यू है तो आज हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इस पर मैं कुछ ज़्यादा ही प्रश्न करूँगा आपसे और देखने की कोशिश करूँगा कि आपने पढ़ा है, कैसे यूज़ कीजिए। बेसिक चीज़ बताइए कि सामाजिक सुरक्षा है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश है? सर हिंदी मीडियम। हिंदी, ठीक है, तो हिंदी में सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी है ना? तो उससे आप क्या समझते हैं, क्या है वो समझाइए। सर सामाजिक सुरक्षा अगर देखा जाए तो जो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो कई तरीके से दिया जा सकता है। पहला, हम बीमा के तरीके से दे सकते हैं, कुछ ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और तीसरा सर, श्रमिकों के लिए विशेषकर सामाजिक सुरक्षा के भी कई प्रावधान किए गए हैं। अगर वंचित वर्गों के लिए देखा जाए सर तो जो बंधुआ मजदूरी हैं, जो SC ST के लोग हैं उनके लिए, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए सुरक्षा। मैं रोकना चाहूँगा आपको, 2-3 योजनाएं बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट की और बिहार सरकार की, कुल 5-6 बताइए मिलाकर। सर ठीक है सर, अगर बिहार सरकार की बात की जाए तो श्रमिकों के लिए अभी हाल में ही जो प्रवासी मजदूर हैं असंगठित क्षेत्र के लिए सर मुझे अभी नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, तो श्रमिकों के लोग चर्चा करेंगे। जी सर। ये बताइए 1948 कारखाना अधिनियम में आप देखिएगा महिलाओं से सेफ्टी के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं, 3-4 बताइए। सर महिलाओं के लिए अगर सेफ्टी की बात की जाए तो सामाजिक जो कल्याण जो कारखाना अधिनियम, जो समाज सुरक्षा अधिनियम है उसमें रुई धुनाई के लिए महिला एवं बालकों के उस कार्यस्थल पर नियोजन करने से मना किया गया। दूसरा सर, अत्यधिक भार को लेकर के मना किया गया है और रात्रि पहरी में काम के लिए भी मना किया गया है सर। सर ये बताइए और कुछ है क्या महिलाओं से संबंधित? यस सर, बिल्कुल। उसमें सर महिलाओं के लिए विशेषकर शिशु गृह की बात की गई है, जहाँ पर वैसी महिलाएं जहाँ 30 या 30 से अधिक महिलाएं काम करती हों उनके लिए शिशु गृह की व्यवस्था की जाएगी। उसमें 6 साल के बच्चों को लाने का व्यवस्था होगा। वहाँ पे बच्चों के लिए एक प्रशिक्षित दाई, दूध, बिस्किट, खिलौने सारे अच्छा, बालकों के लिए ये बताइए कि कोई बालक है, मान लीजिए है ना, नियोजक चाहता है कि वो 12 साल का है, अब वो उसे 15 साल बना के पेश कर देता है, काम करवाता है,
है ना? तो कैसे पकड़ेंगे इसे? सर, इस अधिनियम कारखाना अधिनियम की बात की जाए तो उसमें एक चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो बच्चों की तो सर 14 वर्ष से जो उसमें मनाही की गई है, लेकिन उसकी चिकित्सीय जांच करके उसे एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, जिससे अच्छा। पता चलता है कि वो 15 वर्ष से ऊपर ठीक है, है। मैं आपकी बात समझ गया। कितने कार्य के घंटे दिए गए हैं बच्चों के लिए? सर, अगर बाल श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत देखा जाए तो सर 4.5 घंटे हैं, और कारखाना अधिनियम में सर 7 घंटे हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। शार्प तो नहीं है, लेकिन ये बताइए कि कुछ विश्राम अवकाश वगैरह है उसमें? सर 3 घंटे पर 1 घंटे का विश्राम। श्योर है? जी सर, बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत 3 या 3.5 घंटे पर 1 घंटे की विश्राम। 1986 का जो आप देखते हैं बच्चों से जुड़ा हुआ है, अभी कुछ साल पहले भारत सरकार ने संशोधन किया, Yes, अब sir. और अच्छी आ गई। क्या संशोधन हुए? सर, इसमें संशोधन ये हुआ है कि इसका नाम सबसे पहले बदल दिया गया सर, बाल श्रम और युवा श्रम प्रतिषेध अधिनियम कर दिया गया। इसमें जो बालक हैं 14 वर्ष से जो पूरा नहीं किए, उनके कार्य करने पर मनाही की गई है, और दूसरा जो युवा मतलब एडोलसेंट जो हैं, उनके काम के कुछ ऐसे खतरनाक प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया जहाँ पर उनका नियोजन नहीं किया जाएगा, और उसके बाद उनके जो कल्याण सुरक्षा सारी व्यवस्थाएं कुछ की नई गई। चीजें बताएं, जो पुराने जो थे अधिनियम है और जो नई में क्या अंतर है, तो एक दो चीजें बताएं। कुछ है मेरे ख्याल से, वो बताइए। सर, मुझे याद आ रहा है कि दंड प्रावधान में उसमें सुधार किया गया है। वैसे जो बच्चे जिनका पुनर्वासन की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई, और अगर माँ बाप उन्हें फिर से काम करने भेजते हैं, जो बालक हैं, उन पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यस सर। 1948, इसमें दो चीज हमें बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद से इसका जुड़ाव है ना? एक दूसरी बताइए कि बिहार में खास तौर से जो ये अधिनियम लागू है, बहुत अच्छे ढंग से जितनी भी रिपोर्ट आई है उसमें बहुत अच्छा नहीं है, संतोषप्रद। क्या रीज़न है? ये दो चीज़ बताइए। सर, पहला प्रश्न आपका है कि न्यूनतम मजदूरी के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो न्यूनतम मजदूरी आप में जोर से बोलिए। सर DPSP के तहत न्यूनतम मजदूरी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। सर, अभी आर्टिकल मुझे ठीक से कंफर्म नहीं हूँ मैं, DPSP के तहत इसकी बात की गई है। और दूसरा सर, बिहार में इसके क्रियान्वयन पे जो कोताही जो देखी जा रही है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं सर, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी चूँकि बिहार में हर वर्ष 2 बार इसका संशोधन किया जाता है, लेकिन वो जो दरें हैं वो काफ़ी कम हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा रही हैं, जिनके मतलब श्रमिकों के जो जितनी आवश्यकता है उसके अनुकूल मुझे लगता है कि नहीं है। दूसरा सर, निरीक्षकों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यह संगठित क्षेत्र है, तो श्रमिक भी यहाँ पे जागरूक नहीं है, उन्हें इसके बारे में अपनी जो योजना है उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। और तीसरा सर, यहाँ के जो नियोजक हैं, जो उसमें दंड प्रावधान काफ़ी कम है, तो उसके पर बड़े आसानी से ही उसका उल्लंघन करते हैं और उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, जो हमारे संविधान में देखिएगा कि श्रमिकों से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं और अनुच्छेद वगैरह भी है। कुछ मूल अधिकार से बताइए, नीति निरूपक तत्व भी दे दीजिए, 8-10 चीज़ें बताइए जो अनुच्छेद जो है श्रमिकों को, शायद आपके चैप्टर में भी है मेरे ख्याल से। ये सर बताइए। अगर मूल अधिकार की बात की जाए तो चूँकि श्रमिक सभी आम नागरिक की तरह है, तो मौलिक अधिकार के सारे कानून सारे जो आर्टिकल हैं उन पर लागू होते हैं। अगर विशेषकर देखा जाए तो 23-24 में, आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूरी, आर्टिकल 24 में बालकों के काम करने पर रोक लगाया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 19 में कहीं भी जा कर के देश में किसी भी भाग में वो बस सकते हैं, काम की तलाश कर सकते हैं। अगर DPSP की बात की जाए सर, तो DPSP में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है सर। 42 में प्रसूति महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाने की बात की गई है। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो सर 39A में समान कार्य समान श्रमिक अधिनियम की बात की गई है। और इसके अलावा सर मुझे लगता है कि सारे बहुत अच्छी आपने बताया मुझे। कुछ हम लोग अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है ना, आपने पढ़ा होगा या नाम सुना होगा? सर, वो कवि हैं। कवि नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत समाज सुधारक हैं। अच्छा, आ रहा है? सोशियल रिफॉर्म्स, चलिए, रिलीजियस। दादा भाई नौरोजी का नाम सुना है Yes, आपने? sir. उनके बारे में कुछ बताइए। सर, वो काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में इनको देखा जाता है, और उन्हें धन के निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था।
क्या उनकी बुक वगैरह की उन्होंने लिखी है, नाम बताइए। दो मुझे याद आ रहा है, वो भी लिखा सर अभी ड्रेन तो ऑफ मुझे वेल्थ नाम थ्योरी उनकी क्या है, सामान्य से समझाइए, बस सर समझ में आ जाए है क्यों। यस सर, दादा भाई नौरोजी ने इसमें कहा था कि जो ब्रिटिश हैं वो विशेषकर जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। वो यहाँ के कच्चे माल को स्रोत मानते हैं और जो तैयार माल है उसके बाज़ार मानते हैं। तो वो यहाँ से कम दाम में सारे कच्चे वस्तुएं ले जाते हैं, उसका निर्माण करके फिर इसी बाज़ार में लाते हैं। ठीक है, ये तो एक चीज़ आपने बताई, जो जी। मेन थ्योरी थी उसका वो बताइए, दो तीन और बताइए। सर यहाँ की अर्थव्यवस्था जो किसान हैं, जो छोटे स्तर के जो उद्योगपति हैं, उनको नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है, कांग्रेस का गठन किया गया यस है ना, तो देखिएगा कि 1885 में किया गया। उसके पहले ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि कांग्रेस का गठन करना पड़ा। देखिएगा कि इसमें मदद कौन की है, एओ ह्यूम की है, Yes. है ना, डफरिन का सपोर्ट था। तो ऐसा क्या हो गया, है ना, मैं आपको हिंट करता हूँ 1857 की क्रांति के बाद। अब बताइए। सर 1857 की क्रांति के पश्चात जो ब्रिटिशों की जो नीतियाँ थी उसके बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी होगी। उनकी लोगों को समझ में आ गया कि ब्रिटिश हमारे यहाँ पे अच्छे हमारे कल्याण के लिए जो भी क्रियान्वयन कर रहे हैं वो उनके लाभ के लिए, ना कि हमारे लाभ के लिए है। और दूसरा कि वो औपनिवेशिक शासन कई स्तरों पे शोषण कर रहे हैं। तो इस बारे में हमें धीरे धीरे अब हमारा जो है ब्रिटिशों के प्रति हमारा नज़रिया बदल जाता है और अब अपने स्वशासन की बात यहाँ पे शुरू हो जाती है सर। और 1885 में जहाँ तक कांग्रेस का जो गठन की बात की गई सर, इसी 1857 की क्रांति के प्रेरणा स्वरूप ही हुआ सर। और कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, रेलवे को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि जब रेलवे का गठन किनके समय हुआ था, कौन गवर्नर जनरल थे? सर अभी मुझे गवर्नर जनरल का नाम नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से लॉर्ड डलहौजी थे, जी सर, है ना? जी सर। ठीक है, रेलवे का गठन हुआ तो देखिए कि दो विचारधारा है। ठीक है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इससे आधुनिक भारत का जो है प्रगतिशील विचार का वो हुआ रेलवे के निर्माण से। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो रेलवे का विकास किया गया है वो और कुछ नहीं, अंग्रेज आर्थिक शोषण का है, जो है आर्थिक शोषण के लिए उन्होंने किया था, अपने फायदे के लिए। आप के अनुसार से कि क्या इस दोनों में कौन सा सही है, ये बताइए। सर तत्कालिक परिस्थिति जो उसमें निर्माण हुई थी रेलवे की, निश्चित रूप से वो अपने लाभ के लिए निर्माण करवाए थे, लेकिन उसका कई फ़ायदा हम लोगों को मिला सर। हमारे देश में जो रेलवे का विस्तार हुआ उससे हमें कई फ़ायदे हुए, क्योंकि रेलवे के माध्यम से ही हम अपना आयात निर्यात उस समय कर पाते थे। कहाँ करने दे रहा था आपको, तो अपने अनुसार से संचालित कर रहे थे। सर जब हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई उसके चलिए, इस बाद पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको रोकना चाहूँगा कुछ अन्य चीज़ों पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इनके बारे में बताइए। अभी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू में भी पूछा गया है कमीशन पे, बताइए आप क्या जानते हैं? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो राज्यों का जो एकीकरण हो रहा था उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज अगर हम अखंड भारत की जो स्वप्न जो हमारा साकार हुआ है उसमें उनकी भूमिका कुछ बहुत। तथ्य बताइए कि कैसे कैसे एकीकरण सर किया? जैसे कि 3-4 ऐसे राज्य थे, जैसे जूनागढ़ था, कश्मीर जम्मू कश्मीर था और हैदराबाद था, और सर एक और था। उन चारों ने सर राज्यों ने स्वतंत्र अपने शासन की मांग कर दी थी, लेकिन और भी ऐसे राज्य थे सर जो अपना स्वतंत्र शासन रखना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से ही वो लोगों को समझाया जा सका। अच्छा, अभी इनका कुछ वो बनाया गया है गुजरात में ना? यस सर, क्या बनाया गया? उनकी प्रतिमा बनाई क्या गई नाम है। है? सर, कुछ नाम एकता याद- दिवस वगैरह इनसे जुड़ा हुआ है क्या? मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर अभी मुझे यहाँ नहीं चलिए आ कुछ रहा। चर्चा करते हैं। ये तो मैं कुछ चीज़ों पे आता हूँ, बहुत सामान्य चीज़ें हैं जो आप लोग जानती होंगी। मानव क्लोनिंग क्या होता है? सर मानव क्लोनिंग सर। हाँ सर मानव क्लोनिंग में मानव शरीर के कुछ अंग हाँ, बोलिए बोलिए। कुछ अंग जो है सर उसी के आधार पर डीएनए वगैरह कर करके उसका सर क्लोनिंग तो मानव के जैसे ही दूसरे प्रतिरूप का निर्माण करना सर। कैसे कर लेंगे? मान लीजिए ये आप हैं,
तो आपका दूसरा रूप कैसे तैयार हो जाएगा? आपका कहना है डीएनए से तो होगा नहीं, इतना तो मैं भी जानता हूँ। तो कुछ होगा, एक सामान्य तरीका क्या हो सकता है? मैकेनिज्म होगा ना? हाँ, कुछ मैकेनिज्म होगा, वही बताइए। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंट है, अक्सर हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते ही हैं, टीवी पे हर जगह। इससे क्या लाभ होता है डीएनए फिंगरप्रिंट? सर कई लाभ हो सकते हैं। पहला तो इसका इस्तेमाल जो है डीएनए फिटिंग है, जो आपराधिक घटनाएं होती हैं अपराधियों के पहचान में। दूसरा सर, अब हमारी जो पहचान है हमारी, जैसे आधार कार्ड वगैरह में है, तो उसमें उसका इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा सर, जो वंशावली है उसके पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वंशावली मतलब पैतृक जो कहना चाह रही हैं। यस सर। अच्छा, हाँ, ये तो है। कुछ चीज़ और करेंगे, जलवायु परिवर्तन बहुत चर्चित रहता है ना। यस सर। बिहार सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं पिछले 6 महीने का बताइए, 6 महीने से अभी तक। सर सबसे बड़ी एक पहल उठाई गई जल जीवन हरियाली मिशन है सर, जो भागलपुर तक गंगा जोर से बोलिएगा। सर गंगा किनारे हाँ। पेड़ों का निर्माण, पेड़ लगाए जाने की इसमें बात की गई। अब तक हमने 2.5 करोड़ कर लिया है, और आगामी वर्षों में हमें 5 करोड़ पेड़ लगाने की बात की गई एक सर। बार जी दूसरी। सर। दूसरा सर, हमारा जो कृषि व्यवस्था है उसमें भी जैविक कॉरिडोर के निर्माण की बात की जा रही है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा सर, बागवानी मिशन भी आया है, जिसमें छतों पर बागवानी सब्जी उत्पादन के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। मैं आपसे पूछता हूँ, बिहार में गुड गवर्नेंस है या जी नहीं? सर। हाँ? सर जहाँ तक कुछ वर्षों का अगर आकलन किया जाए तो मुझे लगता है कि सरकार की जो नीतियाँ रही हैं लॉ एंड ऑर्डर के क्रियान्वयन में, वो काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। तो मुझे लगता है कि सर तो 4-5 बताइए ऐसा जिस आधार पे आप कर रही हैं, मैं कर रहा हूँ नहीं है ना, आप कर रही हैं, तो कुछ सटीक 4-5 बताइए जो मैं आपके बात से समर्थन हो जाऊँ, बताइए। सर अभी देखा जाए तो हमारा जो RTPS का जो हमारा अधिकार है, लोक सेवाओं का अधिकार है, वो सबसे एक बड़ा उदाहरण देख सकते हैं। क्या है ये? सर लोक सेवाओं के अधिकार में जो हमारी शिकायतें हैं, हमारी छोटी मोटी जो सरकार से जो अपेक्षाएं हैं या ज़रूरतें हैं, वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हो जा रही हैं। ठीक है। दूसरा सर, आपराधिक गतिविधियां अगर देखा जाए महिलाओं की विशेषकर सुरक्षा में, तो उसमें भी काफ़ी सुधार देखा जा सकता है। महिलाएं जो हैं अभी कार्यस्थल पर सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था, जो विशेषकर बालिकाएं हैं, उनको स्कूल वगैरह के लिए काफ़ी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि साइकिल पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, फिर इसके बाद बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सर, जैसे 35% आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, फिर 50,000 का जो प्रोत्साहन राशि है, ये हो गया सर। और फिर मैं रुकना चाहूँगा, समय का अभाव है। यस स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है ना? यस सर। बिहार में कितने जिले इसके लिए चयनित हुए हैं? सर एग्जैक्ट मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है सर, शायद 6 जिले हैं। कोई जो आपको लगता है हुआ है वो बताइए। सर पटना है, हाँ। भागलपुर है सर, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं confirm ठीक है। अच्छा, पटना का जो चयन किया गया है तो कुछ रीजन रहा होगा, यस सर। क्या रीजन होता है इसका, मापदंड क्या होते हैं? सर पहला तो जनसंख्या, दूसरा सर, सॉरी सर मुझे ठीक है। कंफर्म नहीं आ रहा। 1-2 मैं आपसे इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूँगा, फिर सर करेंगे, है ना? ओके सर। ये बताइए, बिमस्टेक का भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण एक तरीके से कहिए, क्या महत्वपूर्ण संगठन बन के उभरा है? शायद तो पीछे छूटते जा रहा है, तो क्या कुछ हो रहा है कि इम्पोर्टेंट हो गया, बताइए। सर सबसे पहला बात कि बिम्स्टेक में जो सदस्य देश हैं वो हमारे पड़ोसी देश हैं। हमारी जो पड़ोसी पहल की नीति है और जो नेबरहुड फर्स्ट नीति है और हमारी सॉफ्ट पावर है, उसका यहाँ से क्रियान्वयन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। दूसरा कारण सर, चीन का जो बढ़ता प्रभाव है हमारे पड़ोसी देशों पर, वो हमारे प्रति जो नकारात्मक प्रक्रिया कर रहा है चीन, उसको संतुलन करने में हम उसका यूज कर सकते हैं बिम्स्टेक का। तीसरा, जो हमारी वैश्विक शक्ति बढ़ने की जो हमारा स्वप्न है और जो 5 ट्रिलियन हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे व्यापार के माध्यम से और हिंद महासागर क्षेत्र में हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक का काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और तीसरा या चौथा देखें सर, तो हमारा जो यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की जो हमारी मांग रही है, उसके सपोर्ट के लिए ये संगठन हमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा। यूरोपीय यूनियन है ना, के साथ भारत का बढ़िया मेरा विदेशी संबंध है। दो चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक यूरोपीय यूनियन के बारे में, और उसी से देखिएगा जो मध्य एशिया भी है ना, अगर भौगोलिक बात करें तो ऐसे यूँ चलेंगे हम लोग, तो थोड़ा मिडिल एशिया के बारे में जानकारी दीजिए और फिर यूरोपीय यूनियन के बारे में बताइए कि दोनों जो है कैसे भारत के लिए लाभकारी होगा। सर कई मायनों में हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मायने रखता है। दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमें ऊर्जा की सुरक्षा, मध्य एशिया में काफ़ी खनिज भंडार और ऊर्जा का भंडार है, तो उसके लिए भी हमें मध्य एशिया की ज़रूरत है। और हमारा जो चाबहार पोर्ट है ईरान की, उसी मकसद से ही बनाया जा रहा है मध्य एशिया के पहुँचने के लिए। उसके बाद अगर ऊपर की ओर बढ़ा जाए तो सर यूरोप जो रशिया का पार्ट है, रशिया जो यूरेशिया का पार्ट है, वो हमारी सुरक्षा, रूस के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, काफ़ी मजबूत हमारे ऐतिहासिक काल से ही संबंध रहे हैं। और सर मुझे लगता है कि ये दोनों ही जो हैं हमारे लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है। यूरोपीय यूनियन के बारे में बताइए क्या है? ये बताइए, पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के मधुर रिश्ते रहे हैं और इधर विगत दशकों से और ज़्यादा बढ़ गए। किसी ऐसे दो देश का नाम बताइए जिससे आपको लगता ऐसा है कि इनके साथ भारत के और बेहतर रिलेशन बने हैं ना। तो पिछले 7-2 साल की जो घटनाएं हुई हैं, तो दो देश का चयन कीजिए पश्चिम एशिया देशों का, सर पश्चिमी जो आप बताना चाहेंगे। हाँ, सर पश्चिमी एशिया में अगर देखा जाए तो सर अफ़गानिस्तान हो सकता है। नहीं बहुत ठोस नहीं है, कुछ अच्छा बताइए। अच्छा चलिए, पश्चिम एशिया का मैं थोड़ा सा आपको भौगोलिक बता देता हूँ। सऊदी अरब ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए है ना, इजराइल वाला पोर्शन इधर से ले लीजिए, ईरान इराक में इवन ले लीजिए है ना। अब आप मैप देख पा रही होंगी। अब ओवरऑल बताइए कि चलिए ऊर्जा नीति में भारत के लिए कैसे लाभकारी है और भारत की क्या कूटनीति होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके, है ना। अब बताइए। सर ईरान के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, विशेषकर हमारी जो तेल का आयात होता है वो, उसके लिए ईरान से हमें काफ़ी तेल हमें आयात करनी पड़ती है उसमें सर। और चाबहार परियोजना के नाते भी जो हमारे मध्य एशिया में हमें पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है, उसके लिए भी ईरान का काफ़ी अहम है। और वर्तमान में सर भारत की जो सॉफ्ट पॉलिसी है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ईरान। और हमारी जो वैश्विक स्थिति में हमारी जो छवि है, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उभरती हुई वैश्विक शक्ति, उसके लिए भी सर। ठीक है सर। मोनिका, यस सर। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था तो आपने मास्टर्स किया किस सब्जेक्ट से? सर सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी से किया। सोशियोलॉजी से किया, फिर आपने LSW लिया। क्यों सोशियोलॉजी इस तो बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, यस सर। तो LSW क्यों लिया था? सर सोशियोलॉजी मैंने पहले से ही पढ़ा, और जब LSW का जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ये सोशियोलॉजी से इसको अलग करके नहीं देख सकते, ये इसी का पार्ट मान सकते हैं आपने मुझसे जिक्र किया। यस सर। ठीक है। आपने लिखा है कि आप पेंटिंग करती हैं, यस सर। ठीक है। मधुबनी पेंटिंग से अभी आपने जिक्र किया, कुछ टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स बता सकती हैं मुझे? सर मधुबनी पेंटिंग के मधुबनी पेंटिंग एक टाइप, जैसे हम लोग सुनते हैं कि फ्लोरल पेंटिंग्स होते हैं, सर बिल्कुल। क्या होता है फ्लोरल सर पेंटिंग? इसमें कई जो शैली का इसमें इस्तेमाल होता है, जैसे कि भरनी शैली, कचनी शैली, तांत्रिक शैली और कोहबर शैली। तो इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं सर। कोहबर अगर शादी विवाह में देखा जाए तो उसका निर्माण किया जाता है। कचनी सर जो लकड़ी की का रहती है, लकड़ी का बना करके उसका इस्तेमाल किया जाता है, दीवारों पे बनाया जाता है। तो कई तरह के सर इसमें पर्व त्योहार, प्रकृति, देवी देवताओं के चित्र का निर्माण किया जाता है। प्ले कार्ड पे अगर कोई पेंटिंग होती है क्या कहते हैं उसे? सर प्लेन कार्ड पे। प्ले कार्ड पे, प्ले कार्ड आपने देखा होगा ना, व्हाइट कलर की जो Yes, पेंटिंग sir. होती है उस पे पेंटिंग की जाती है, तो ऐसी पेंटिंग्स को क्या कहते हैं? चलिए, MF हुसैन का नाम सुना है? जी सर। MF हुसैन का Yes, sir. नाम, बहुत फेमस पेंटर थे। कुछ चीज़ें उनके बारे में बहुत प्रचलित है, बता सकते हैं क्या? सर वो जो पेंटिंग बनाते थे उनकी काफ़ी काफ़ी आलोकित और मॉडर्न आर्ट के रूप में उसको देखा जाता है।
और दूसरा सर इनकी जो एक विशेषता थोड़ा विवादित भी रहते हैं ये तो फिर सर जहाँ तक क्या मुझे पता। कुछ फोकस एक्ट्रेस को लेके भी बता Yes, सकते sir. क्या है? सर अभी मुझे याद नहीं आ ओके। रहा। Sorry, sir. मोनालिसा की पेंटिंग अक्सर उसका जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि उसमें कुछ सीक्रेट्स भी छुपे हैं और वो एक सदी का बहुत ग्रेट डिस्क्रिप्शन है। Yes, sir. इसके बारे में कुछ आप जानते हैं? Yes, sir. सर जो मोनालिसा की आवाज़ पेंटिंग है सुन सर, रहा हूँ। जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसकी सबसे बड़ी विशेषता सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके बारे में, उसकी जो मुस्कान है वो किसी भी डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो मुस्कान अलग अलग तरीके से दिखाई देती है सर। और दूसरा सर कि ये पेंटिंग अपने आप में जो इसकी अभिव्यक्ति है वो एक रहस्य की तरह दिखाई पड़ती है सर। चलिए, ठीक है। आज ही के दिन आर्टिकल 370 जो है उसे बढ़ाया गया, मतलब कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो हटा दिया गया। Yes, sir. 1 साल हो चुके हैं, आज ही के दिन ये हुआ था। आपको लगता है कि इस आर्टिकल के हटने के बाद डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर में? सर बेशक सर हुआ है क्योंकि क्या 300 चीज़ें डेवलप हुई? सर 370 के जब था तो बहुत सारे ऐसे जो कानून थे या योजनाएं थे उसका लाभ उस राज्य तक नहीं पहुंच पाता था। तो अगर ये हटा है तो अब वो भारत के एक अखंड के रूप में देखा जा रहा है। जितनी भी हमारी कानूनी व्यवस्थाएं चाहे सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो भारत सरकार के वहाँ पे आतंकवादी जो नियंत्रण है उसके लिए सर ये अब काफ़ी अच्छे से वो आतंकवाद का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा वहाँ पे शिक्षा, अर्थव्यवस्था, ज़मीन खरीद वगैरह, निवेश के लिए अब अवसर वहाँ पे उत्पन्न हो गए हैं सर। महिला है आप, अभी आपने देखा होगा बिहार सरकार जो है महिलाओं को बहुत सारा एक तो प्रोत्साहन मिलता है, रिजर्वेशन भी मिलता है, इधर बहुत सारी स्कीम्स जैसे महिला उद्यमी योजना और भी सारी स्कीम्स हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बिहार, अगर हम अन्य राज्य से इसका कंपैरिजन करें तो अभी भी उस तरह से यहाँ उन्नत नहीं हो पाई। एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, फिर भी बिहार में उस तरह का सशक्तिकरण नहीं है। किन वजहों से नहीं है और क्या और चीज़ें करनी होंगी? सर मुझे लगता है अभी हम इस चरण में, अभी विकासशील चरण हमारा है, हमने स्टार्ट किया है इसमें काम करना, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं हैं जैसे कि पैटार्की जो है हमारे बिहार में प्रजासत्तात्मक निर्णय लेने की क्षमता को बाधा पहुंचाती है। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सर, जो मुखियापति की समस्या है बिहार में। और तीसरा कारण सर कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा व्यवस्था है अभी भी काफ़ी दूर है, लड़कियां जा नहीं पाती हैं। और चौथा सर कम उम्र में विवाह का यहाँ पे अभी प्रचलन है। किसान चाची का नाम सुना है आपने? जी सर। किसान चाची का नाम सुना है? किसान राजकुमारी, चाची। हाँ, राजकुमारी देवी को कहा जाता है। सर मैंने इनके बारे में पढ़ा था पर अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा। ओके, ठीक है। आपने बात की कि लड़कियां भी प्री स्कूल में नहीं जा पाती हैं। एक और यहाँ समस्या है जो कि बहुत बार पॉइंट आउट किया गया, शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है। यस सर। अभी आपने देखा होगा मिड डे मील स्कीम आया, तो ये सोचकर लाया गया था कि बच्चे आएंगे तो पोषण भी मिलेगा और पढ़ाई भी होगी, मगर फिर भी बच्चे आते हैं, बट फिर भी मिड डे मील में भी बहुत सारी कमियां हैं। यस सर। ठीक है, तो क्या कमियां हैं और उसके साथ एक पोषण वाटिका स्कीम को अटैच किया गया, दोनों के बारे में जानकारी है। सर ये जो मिड डे मील योजना जो लाई गई थी स्कूलों में पोषण, बच्चों को पोषण देने के लिए, उसमें सर मुझे लगता है लीकेज की प्रॉब्लम है। दूसरा जो कैसे लीकेज की प्रॉब्लम? सर लीकेज की प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो बच्चों को जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाता है उसमें पोषण और उसकी जो क्वालिटी है उसका निम्न स्तर कहीं कहीं दिखाई पड़ता है सर, कई कई सी जगह। फिर दूसरा ठीक करने के लिए पोषण वाटिका स्कीम लाई गई थी, क्या है? सर पोषण वाटिका में, सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा इसके बारे में। ठीक है, महिला है आप, अब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ रही हैं। वर्क प्लेस पे महिला की सिक्योरिटी हमेशा चर्चा का विषय रही है। यहाँ भी चुनौतियाँ हैं उनके वर्क प्लेस पे, कैसी इन चुनौतियों को आप पार करेंगे और क्या क्या चीज़ अभी जो व्यवस्था है आप लोगों के लिए एक व्यवस्था दी गई है वर्क प्लेस पे, आप उसको मानते हैं कि वो बिल्कुल इंटैक्ट है, सही है, या उसमें और चेंजेस की ज़रूरत है?
सर मुझे लगता है कि जो विशाखा गाइडलाइन है इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए किया गया था। दूसरा सर, अभी कार्यस्थल पर बहुत सारे सुरक्षा सिक्योरिटी की, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना, और एक कमेटी का भी वहाँ पे गठन होता है जहाँ पे महिलाओं की जो शिकायतें हैं उसका जल्द से जल्द निवारण की बात की जाती है सर। ओके। बिहार में कहा गया था कि अगर महिला पुलिस थानों की संख्या बढ़ा दी जाए तो कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। किन किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर महिला पुलिस स्टेशन का बढ़ाया जाए? सर अगर पुलिस स्टेशन बढ़ाया जाता है तो बेशक सर की जो महिलाएं की जो समस्याएं हैं वो, क्योंकि वो घर से जाना ही उनको प्रॉब्लम होता है सर, वो अपनी जो समस्याएं हैं डर के कारण वो बता नहीं पाती। तो अगर उनके घर के नज़दीक अगर पुलिस स्टेशन रहेगा तो वो आसानी से वहाँ तक पहुँच पाएंगी, अपनी शिकायतों का वहाँ पे उसको दर्ज करवा पाएंगी। और अगर महिला पुलिस स्टेशन बढ़ती है तो महिलाओं के जो जितनी भी समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द उसको सॉल्व करके किया जा सकता है सर। अभी एक रिपोर्ट आई थी एनसीआर में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, 27% सुसाइडल केस बढ़ गए कोविड के बाद। किन वजहों से बढ़ गए? सर इसके कई कारण हो सकते हैं सर। अगर सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो कोविड के कारण जो अलगाव का जो भावना आया। दूसरा सर इकॉनमी को भी, आर्थिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि इससे काफ़ी आर्थिक क्षति हुई, रोजगार चले गए और जो उद्योग वगैरह थे उनको नुकसान हुआ। ये 2 कारण हो सकता है सर, मुझे लगता है। तीसरी वेव आने वाली है, इसका पूर्वानुमान हो गया, WHO ने भी गाइडलाइंस दी है, यहाँ तक एम्स भी ये चीज़ कह रही है। पंचायत इलेक्शंस होने वाले हैं इस 2 महीने में, ये आपको लगता है सही निर्णय है? सर अगर देखा जाए तो हमने वैक्सीनेशन के काफ़ी हद तक हमने काम कर लिया है, और आगे भी हम जल्द से जल्द इस पूरे वैक्सीनेशन को 100% तक अगर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता सर कि पंचायतों में दिक्कत होगी, क्योंकि इससे पूर्व भी हमारा बिहार सरकार का जो चुनाव हुआ था हमने सफलता से इसको कर लिया था। जो सोशल डिस्टेंसिंग और बूथ का जो ज़्यादा से ज़्यादा बूथ का निर्माण करके जहाँ पे 1000 लोग ही तक होंगे, और उसके बाद वैक्सीन, सैनिटाइजेशन और भी बहुत सारे से हैं जिसका पीपी किट वगैरह का इस्तेमाल करके हम उसको सफल रूप से कर सकते हैं। पंचायत इलेक्शंस करवाएंगे या उससे एसोसिएटेड होंगे, कुछ बेसिक चीज़ें मुझे बताइए जो सबसे बड़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में ली जानी चाहिए इन इलेक्शंस को करवाने की। सर मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो जो बूथ होगा वहाँ पे लोगों का जो क्राउड कम से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बूथ का निर्माण करते हैं इलेक्शन, पंचायतों के इलेक्शन के लिए, और उसके बाद जो वैक्सीनेशन की जो बात की जा रही है, अगर उसमें वैक्सीनेशन को हम लोग ज़्यादा स्पीड किया जाए, जिस पंचायत में जहाँ पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे हम जो वैक्सीनेशन वैन का इस्तेमाल करके गाँवों में उसको जो लोग वैक्सीन अभी तक नहीं ले पाए हैं उनको वैक्सीनेट कर करके उसका हम कर सकते हैं सर। रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपने सुना होगा, Yes. ठीक है। मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज और इकोनॉमिकल कॉजेज आप थोड़ा बताइए, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज थे, क्या क्या इकोनॉमिकल कॉजेज? सर अगर इसमें देखा जाए प्रशासनिक कॉलेज में, तो उसमें जो गोद लेने की जो जो महारानी झांसी की रानी थी वो गोद लेने की जो प्रथा को उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बिल्कुल सर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और कई राज्यों का सर जो है राज्य का अधिग्रहण कर लिया जा रहा था ब्रिटिशों के द्वारा, गोद लेने की प्रथा हो गई सर। और हमारे बिहार में जो कुंवर सिंह जी के द्वारा जो किया गया था वो भी बिल्कुल सर। और राजनीतिक सर बस यही था एडमिनिस्ट्रेटिव और भी कॉजेज। चलिए ठीक है, इकोनॉमिकल बताइए। सर इकोनॉमिकल में देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हो रहा था सर। जो भूमि व्यवस्था थी जमींदारों का उसका अधिग्रहण हो रहा था, लगान व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई थी। दूसरा कारण हो सकता है सर जो कच्चे माल का स्रोत और बाजार माल का स्रोत का यहाँ पे ब्रिटिशों का जो नीति रहा है वो 2 कारण हो सकता है सर। और अगर तीसरा देखा जाए तो सर यहाँ की जो लघु कुटीर व्यवस्था जो घरेलू उद्योग था उसको भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। ठीक है, यहीं पे मैं एंड करता हूँ आपका इंटरव्यू, ठीक है। सर फीडबैक, अच्छा आप स्टार्ट करिए। हाँ, मैं फीडबैक Thank you, देता sir. हूँ। फीडबैक अभी आपको कुछ कहा क्या रही कमी या क्या अच्छा। पहली बात है कि आवाज़ जो है बहुत धीरे हो जा रहा है, लो पिच पे चली जा रही है।
ये पिछला भी दिया था आपने इंटरव्यू किया 64 Yes, में, तो कैसा रहा वहाँ पर नंबर वगैरह क्या है? सर मेरे नंबर 71 आए थे 71 तो अच्छे, लगभग ठीक है, बहुत अच्छे नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है। सर हाँ। उनका सर क्वेश्चन काफ़ी मतलब मेरे बैकग्राउंड से बाहर जा रहा था, जैसे कि सोशियोलॉजी से उन्होंने क्वेश्चन ना पूछकर इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड जैसे यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कि सर जामिया इस्लामिया का नाम जामिया क्यों पड़ा, हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम हिंदू क्यों पड़ा, उन्होंने एक क्वेश्चन अजीब रोमांचक इंटरव्यू रह गया है ना? क्योंकि सर मेरा लास्ट में पड़ा था तो मुझे लगता है उनके पास क्वेश्चन मेरे ही था ख्याल तो से मैं- 10 फरवरी लास्ट डेट था ना? बिल्कुल सर। 10 फरवरी। Yes, sir. तो ठीक है, देखिए नंबर तो ठीक है अपने आप में, पॉजिटिव देखा जाए तो बहुत कम नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी के 50, 56, 50, 56 अच्छे भी आए हम लोग 100 के। अब है क्या कि जो 2-3 चीज़ें अच्छी, पहले अच्छी बात करते हैं हम लोग, जो लगी पर्सनैलिटी अच्छी है, चीज़ जो जानती हैं बहुत अच्छे ढंग से बताती है। जैसे बीमेस्टेक का एक्सेलेंट था लगभग सारी चीज़ों को, और चूँकि हर चीज़ का गुंजाइश होता है कुछ ना कुछ, जैसे मेकॉन परियोजना भी आप बोल सकती हैं, अब समझ गई है ना? ठीक है। IR में हमें ऐसा लगा कि कुछ खास टॉपिक को आप लोग तैयार कर लेते हैं जो कॉमन होते हैं, उस पर बढ़िया डिलीवर करते हैं, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज हो जाता है। जैसे वेस्ट एशिया वाले में तैयारी नहीं थी, जो आप अफगानिस्तान के वो नहीं आता है, वो कर लीजिए नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? वो नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन पे बिल्कुल खामोश हो गए, मैं समझ गया कि आप नहीं है। तो देखिए अभी मेंस में पूछा है, अभी है ना, मेंस दिया था आपने क्या? Yes, sir, तो बिल्कुल। पूछा ही है, इसलिए मैं देख रहा था। आप हम लोग एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, है ना? Yes, तो हम लोगों ने पोस्ट किया है, देखिए कैसे इंटरव्यू चल रहा है 3-4 दिन में, तो इसी तरीके से चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने भी उसी के अनुरूप अपने आप को चेंजेस लाया, तरीका लाया। तो उसमें इन्हीं चीज़ों को पूछा जाएगा, जैसे कि बहुत सामान्य सा ईश्वरचंद विद्यासागर का था, थोड़ा मिस हो गया, वो किसी से भी हो सकता है, लेकिन अब काम क्या करना है मैं लिखवा दूंगा, जिस पे आपको करना है, अगली बार मिलेंगे हम लोग उस पर करेंगे। कुछ चीज़ें हैं, बीमेस्टेक का अच्छा होता है, आपने क्लोनिंग वगैरह तैयार की, देखिए नॉर्मल चीज़ें हैं, हर कोई पूछेगा स्टेम सेल क्या होता है, क्लोनिंग क्या होता है, DNA क्या है, टिश्यू क्या है ना? उत्तक संवर्धन क्या हिंदी में बोलते हैं, बायोटेक का क्या यूज हो, एक सामान्य चीज़ें हैं। कभी बोर्ड पूछ देंगे उसका एग्रीकल्चर में कैसे उपयोग कीजिएगा, एनवायरनमेंट में कैसे कीजिएगा, चिकित्सा में, इंडस्ट्री में कई बार देखिएगा बटा होगा उसका, बहुत सामान्य से चीज़ें हम लोग बार बार पढ़ते हैं, तो उसको देखना होगा हम लोगों को। DNA फिंगरप्रिंट का आपने बताया था, अच्छा बताया था, लेकिन आवाज़ बहुत कम हो जा रहा है, उससे और करना होगा, कम से कम 3 से 4 बार हम लोगों ने जिक्र किया था। जो बात सरदार वल्लभ भाई पटेल इनडायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा गया 2-3 दिन पहले कि एकता दिवस लिखा हुआ भी आप पढ़िएगा, है ना? तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ये किया था। नौरोजी के बारे में देख लीजिए, जेन ऑगल ठीक से नहीं बता पाई, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ जैसे यहाँ का प्रशासनिक खर्च होता था यहीं से लिया जाता था, वहाँ के भी सचिव का यहीं से लिया जाता था, जो सामाजिक विस्तार होता था देखिएगा यहीं से किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि रिवीजन करने की जरूरत है। हाँ, और देखिए ऐसे हिंट नहीं देगा, 1857 के बाद भी कांग्रेस का गठन के पीछे बहुत सारी भूमिका थी, राष्ट्रवाद को दिखाना होगा कि लिप्टन की प्रतिक्रियावादी नीति, इल्बर्ट बिल विवाद, है ना, इटली का एकीकरण, बिजनी गैरिबाल्डी वगैरह थे। मैकाले ने जो पाश्चात्य शिक्षा का एक आधार रखा तो उसी ने राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया, है ना? तो क्या लिखेंगे? पाश्चात्यकरण की शिक्षा का प्रभाव, है ना? फ्रांसीसी क्रांति का क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व था ना, तो यहाँ भी आ गया। जापान के हाथों रूस की हार देखिएगा, है ना? भारत की अतीत की गौरव गाथा, रेलवे ने भी लोगों को परस्पर मिलना जुलना सिखलाया, भाषा, विचार, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, उससे क्या हुआ? अंग्रेजों की आलोचना हो गई, शिक्षा, प्रेस का भी, बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे उसको तैयार कीजिए इंटरव्यू के लिए। तो पूरा ओवरऑल, चूँकि हिस्ट्री से पूछ रहा, अभी एक लड़के से पूछे थे कि अशोक के शिलालेख का आधार पे साम्राज्य विस्तार होता है, हिस्ट्री नहीं था उसका। फिर भी सर क्वेश्चन पूछेंगे क्या सर? अगर हिस्ट्री नहीं है तो फिर भी हिस्ट्री पूछ सकते हैं। तो अब देखिए, आप ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो बहुत गया। अच्छे से, या तो सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। बिल्कुल सर। तो यानी कि स्मार्ट सिटी 6 नहीं 4 है, प्राय सब बच्चे ने बताया है यहाँ पे, सिर्फ आप फर्स्ट कैंडिडेट है जो मिस हो रहा है, तो वो तो फैक्ट है, मिस हो सकता है, लेकिन अब इसमें 4 देख लीजिए, भागलपुर है, पटना है, बच्चों ने याद करवाया मुझे, इनफैक्ट बिहार शरीफ है, एक और सर मुजफ्फरपुर 4, ठीक है। अब क्या उसके मापदंड कितने हैं,
और क्या उसका है, उससे हम लोग देख करके देखेंगे। और आपसे क्या पूछा था, ये पूछा था गुड गवर्नेंस वगैरह, थोड़ा सा तो ठीक लगा सुनने में। उसके बाद अलग बच्चों महिलाओं क्या क्या बोल रही थी वो सब नहीं बताना है, सूचना का अधिकार है, सीधे बताइए। वहाँ ई गवर्नेंस के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। 15 दिनों के अंदर आप डालेंगे तो आपको मिलेगा। इस तरीके से 4-5 चीज़ों को याद रखिए कैसे। सिस्टम। हाँ, तो इस पे कुछ चीज़ हम लिखवा देते हैं, जो आप अगली बार मिलेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समय का अभाव होता है। फिर सर बता देंगे, फीडबैक दे देंगे। ये लिखिए, जहाँ काम करना और इंटरव्यू में फंस सकते हैं आप। देखिए हिस्ट्री में आपको देखना है थोड़ा सा इंडस वैली, एक रिवीजन हल्का सा देख लीजिएगा, नगर निगम में, है ना। ज़्यादा देखना है मौर्य साम्राज्य, क्योंकि 2 बार ये अभी प्रश्न आ चुका है, बच्चों से पूछा गया इंटरव्यू में। अशोक के बारे में तैयार कीजिए, महान क्यों है, उसकी धर्म नीति क्या है, जन कल्याण से जरूरी क्या है, और प्रासंगिक है। बौद्ध जैन धर्म तैयार कर लीजिए, है ना। और जब अशोक का तैयार कीजिएगा तो कौटिल्य का भी देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। और बिहार से संबंधित जो भी है, और जब प्रासंगिकता देखिएगा तो ऐसे फैक्ट्स याद रखिएगा। सारनाथ का जो है वो लिया गया है ना, सत्यमेव जयते, उसको पंचशील भी है, वो देख लीजिएगा। हम लोग अशोक के बाद आ जाइए कि कौन कनिष्क के समय में बिहार के थे, आर्यभट्ट थे मेरे ख्याल से, है ना। चाणक्य सब हल्का हल्का लूसेंट वगैरह जैसे हम लोग पीढ़ी के लिए पढ़ते हैं, ताकि कुछ पूछे तो अनएक्सपेक्टेड नहीं रहे आपके लिए, कुछ ना कुछ बोल पाए, सॉरी बोलने की जाएगा। फिर वहाँ से सामंतवाद आ जाइए, क्योंकि वो इस इतिहास से ऐसे ही पूछ रहे हैं, वही बता रहा हूँ। सामंतवाद की मान लीजिए क्या पूछ सकते हैं, कारण विशेषताएं, थोड़ा सा 2-3 एक नज़र देख लेना है। गुप्त का देख लीजिए, है ना। मेडावल में आपसे वो पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से अलाउद्दीन खिलजी की मूवी आई थी, हो सकता है हम लोग को याद हो तो उससे जोड़ करके कुछ पूछ ले। बाजार नीति अच्छी होती है, वो देख लीजिए। अकबर और शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी इसलिए कि बिहार से संबंध है और वो टर्निंग पॉइंट है अकबर और के बीच में। वहाँ आ जाइए। थोड़ा सा भक्ति आंदोलन में भी 2-4 जो फेमस पर्सनालिटी हैं, कबीर हो गए, नानक हो गए, मीराबाई हो गई, चैतन्य हो गए, है ना। ऐसे एक और छूट गया था समुद्रगुप्त, है ना, वो गुप्ता में, तो वो देखिएगा। और आप आ जाइए, मुगल चित्रकला भी देख लीजिए, जानना भी चाहिए, पूछ सकते हैं। और आप आ जाइए आधुनिक भारत में आ जाइए, तो पूछेंगे, कई दफ़े पूछ सकते हैं क्रम से बताओ कौन कौन आया था, पहले कौन आया, पूछ सकते हैं, और हम लोग जानते भी, एक देख लेंगे। और फिर आ जाइए बैटल ऑफ प्लासी, है ना, बहुत कॉमन चीज़ पूछेंगे। 1761 में शायद पानीपत का युद्ध हुआ था ना, थर्ड, उससे देख लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड था, जानते भी हैं, बट हम लोग एक हल्का मेरी कोशिश ये रहती है बच्चों को बताने की कि आप हल्का सा देख के जाइए। आप जानते हैं, बट एक बार रिवीजन करने से क्या होगा कि डाइवर्सिटी आएगी क्वेश्चंस में। हो सकता है वो कोई भी आदमी कुछ भी पूछ सकता है, तो उसमें क्या होगा कि हम डिलीवर अच्छा करेंगे तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। और कॉमन गलती कीजिएगा तो आपका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है ना। जैसे गुड गवर्नेंस आपने नहीं बताया, तो आपकी छवि मेरी नज़र में खराब हुई थी, तो वो चीज़ से बचना है, कॉमन चीज़ से। ये काम हो गया। इसमें आप वो पूछे हैं 2-3 दिन पहले राजा राम मोहन राय के बारे में, है ना, समाज सुधार के बारे में पढ़ना। अब देखिए इस पे भी फोकस कर लिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट जोड़ के देख लेंगे हम लोग, आर्य समाज देख लेंगे, विवेकानंद देख लेंगे, जो एकदम कॉमन चीज़ है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, लोकमान्य तिलक, है ना, अभी आपसे भी मिस हो गया था। बहुत साधारण सी चीज़ें थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। कांग्रेस का मिस किए थे, अब कांग्रेस का तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया। कांग्रेस में सेफ्टी वॉल वगैरह जोड़ के देखेंगे, लॉर्ड कर्जन देखेंगे, है ना। मुस्लिम लीग का थोड़ा सा 1909 मार्लिन मीटो जोड़ के 1919 और 1935 इसलिए हो जाता है कि वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारी चीज़ों का अडॉप्ट किया गया है। चौरी चौरा को अभी 100 ईयर्स हो गया। हाँ, चौरा चौरी भी है। थोड़ा सा गांधी जी के बारे में और महिलाओं का योगदान, 2-3 नाम हो जाए तो और अच्छा है। और IR में आप देख लीजिए, जहाँ आप लोग वर्क नहीं करते हैं वो चीज़ें हम बताते हैं। अफ्रीका के साथ क्या रिलेशन है, पश्चिम एशिया आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मिडिल एशिया, यूरोपियन यूनियन, आपसे गलती हो गया, उसको देखिए। USA के साथ नया रिलेशन क्या बना है, कोविड को लेके दिया। रसिया बहुत दिनों से काम से, रूस के साथ हम लोग देखेंगे। आसियान तो कॉमन है, देखना ही देखना है। और भारत के सारे नेबियर्स कंट्री है। ज्योग्राफी में आपको देखना है ग्लोबल वार्मिंग, है ना, उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जो हुई है सम्मेलन, उसको देख लेंगे हम लोग। मानसून का बदलाव क्यों आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी देखेंगे,
अगली बार सर देख के बाढ़ आइए। वगैरह भी देखना हाँ, चाहिए। बिहार लिखिए, Floods। फ्लड्स। तो बिहार का हम चाहेंगे खुद से तैयार कीजिए, और फिर हम लोग इनकाउंटर करेंगे और जो गलतियाँ होंगी वो हम फिर लिखवा देंगे। डेटा है ना बिहार का आपके पास? वो वहीं इंटरव्यू दिए हैं तो बढ़िया होगा इनके पास। अगर नहीं है तो फिर अगर ठीक है ज़रूरत पड़ेगी तो बताइए। हाँ, वो है ग्रुप में क्योंकि यहाँ पे ग्रुप पे भी है, और अगर आपको यहाँ पे सर interview ग्रुप वो- में मैं हाल में ही 2 दिन पहले ही ज्वाइन हुई हूँ, तो शायद उसमें नहीं ठीक है, वहाँ पे वो- वो बाहर है, आप देख लीजिएगा, कुछ काम लायक होगा तो आप आप ले सकते हैं उसको। और उसके अलावा भी हम लोग देंगे, है ना। हम्म। तो हम चाहेंगे कि बिहार में जब नेक्स्ट टाइम आए आप बिहार से संबंधित क्वेश्चन खुद से तैयार कीजिए, और ताकि हम देखेंगे और उस पर हम इनकाउंटर करेंगे। तो फिर क्या होगी, जो चूँकि आप मैच्योरिटी है पिछले भी दिए नंबर में प्रोग्रेस ठीक है, तो जो गलतियाँ होंगी उसके बाद हम नई चीज़ों में जाएंगे। ऐसे ही IR वगैरह में जाएंगे, ज्योग्राफी में एंट्री करेंगे, कुछ सिचुएशन बेस्ड सर बढ़िया लेते हैं। और आज चूँकि गलती हो गया था क्लोनिंग वगैरह पे, तो उस पर भी अप्लाई करेंगे, एकदम सामान्य सी बातें करेंगे हम लोग, ताकि ये नंबर कोशिश रहेगी 70 कन्वर्ट होकर 100 पे जाए, और इसका सिलेक्शन रुके नहीं, है ना। अवसर बताएंगे। देखिए, मेरी तरफ से पहली चीज़ वगैरह वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट होता है आपके पास, ठीक है, इसको कंट्रोल कीजिएगा। ये हो सकता है, ये है हिस्ट्री की, जब हम बात करें तो हो क्या सकता है, वो तो हो चुका है, ठीक है, इसको यूज़ नहीं करना है। अच्छा, आपने मुझे बताया आर्टिकल 370, हाँ डेवलपमेंट हुआ, जवाब संतुलित था, ठीक है। अब मिड डे मील पे आइए, ठीक है। मिड डे मील की प्रॉब्लम्स आप जानती हैं, हाँ लूप होल्स कहाँ का है, जो चीज़ एलोकेशन आती है स्कूल्स में उनको बाहर ओपन मार्केट में सेल आउट कर दिया जाता है, बीच में बिचौलियों की मदद से, ये चीज़ है। उसके बाद सब स्टैंडर्ड खाना जो ढंग से जो पकाया नहीं जाता है, सब स्टैंडर्ड खाना परोसा जा रहा है। उसके लिए पोषण वाटिका आया था। पोषण वाटिका में क्या है, स्कूल की जो खाली ज़मीन है उसी पे हम खेती करेंगे। खेती से क्या फ़ायदे होंगे, एक तो बच्चे खेती के बारे में भी जानेंगे और उसी चीज़ को हम फिर यूज़ भी करेंगे खाने में, तो एक तो उनका पोषण भी मेंटेन होगा, ठीक है। वुमेन सेफ्टी इन वर्क प्लेस, हर जगह CCTV कैमरा, हर ऑफिस में वुमेन कमिटीज, कुछ भी ऐसा होता है तो तुरंत वहाँ रिपोर्ट कर सकती हैं और वो एक्टिवली फिर उस चीज़ को रिड्रेसल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है, वहाँ पे पॉइंट वाइज बोलिएगा, ठीक है। बोलिए वुमेन पुलिस स्टेशन का, इससे क्या होगा, मॉलेस्टेशन होता है तो एक हिचक होती है वुमेन की कि वो जाए, वो हिचक दूर हो जाएगी। वुमेन पुलिस स्टेशन में महिलाएं अपने आप को सहज महसूस करेंगी वहाँ जाने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट वैसा होगा, तो ये चीज़ होगा। रिवॉल्ट ऑफ एडमिशन, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव पूछा था, आपने मुझे नहीं बताया। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव आपको पता था, दूसरी चीज़ कि जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था सिपॉयज़, ये इंग्लिश सिपॉयज़ और इंडियन सिपॉयज़ में सैलरी कम थी उनकी, ठीक है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थे, दाढ़ी नहीं बढ़ाना है ठीक है, पगड़ी टर्बन्स को नहीं पहनना है, ठीक है। उसके बाद होता था कि उस समय देश से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आपको आउटकास्ट कंसिडर कर दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिकल सेल्फ सफिशिएंसी और विलेजेस को लॉस किया गया था, रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, फिनिश गुड्स को है। उसके बाद टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए गए थे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को भी बढ़ा दिया गया था, तो ये इकोनॉमिकल इम्पैक्ट था, ठीक है। ट्रेडिशनल कोर्स को गायब कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट लॉस हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट वाइज अगर बता देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपको पता था। पंचायत इलेक्शन, ठीक है, वो भी सही जवाब था। कुछ चीज़ें जो है आपने कहा बूथ्स, एक अच्छा जवाब था कि बूथ्स को बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़ कि बूथ्स में कम से कम प्रॉपर सैनिटाइजेशन की, मतलब कि फ्रीक्वेंट विद इन 1 आवर में सैनिटाइजेशन प्रोसेस हो जाए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये सारी चीज़ें थी। सुसाइडल केसेस जो मैंने पूछा था बढ़े, कुछ नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इसीलिए हो रहा है। हमने देखा है घरेलू हिंसा बढ़ी है, होम जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से है। बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि सोशल इम्पैक्ट, पहले जो लोग दिन भर घर से बाहर रहते थे अब उनको घर में है तो एक मेंटल इम्बैलेंस भी देखने को मिला है, ठीक है। बहुत सारी जिम्मा घर में साथ में वर्क फ्रॉम होम भी मिल चुका है और घर की जिम्मेदारियां भी हैं, तो एक ही जगह पे 2 कार्य हमको उनका निर्वहन करना है, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें चुनौतियाँ हो रही है, इसकी वजह से भी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आप पॉइंट वाइज जवाब देंगे तो और थोड़ा सा वो इम्पैक्ट होगा। ऐसे भी नंबर अच्छा था, इस बार और अच्छा आएगा। अब बच रहा है करंट का पार्ट, तो करंट का पार्ट हम लोग नेक्स्ट बार में पूरी तरह से आपको करंट और सिचुएशन करंट